हेलो पार्ट 3 स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है तंतु या फाइबर, ये फिफ्थ पेपर के तीसरा चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। आज का विषय फाइबर या तंतु। वस्त्र के निर्माण में सर्वप्रथम इकाई और जो कच्ची सामग्री होती है वो है तंतु। अनेक तंतु को मिलाकर हम सूत तैयार करते हैं। फिर सूत की कताई और बुनाई करके हम वस्त्र तैयार करते हैं। पहले वस्त्र वनस्पति तंतु से ही तैयार होते थे, परंतु जैसे जैसे वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति होती गई, विभिन्न प्रकार के तंतु से वस्त्र बनने लगे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में तंतु के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर प्रयोगशाला और फैक्ट्रियों में कृत्रिम तंतु बड़े पैमाने पर तैयार किए जाने लगे। कृत्रिम मुख्य तंतु हैं रेयान, डेक्रोन, नायलॉन इत्यादि। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वस्त्र किसी भी प्रकार से तैयार हो, उसकी सबसे छोटी इकाई तंतु है। वर्गीकरण के आधार पर वस्त्र उपयोगी रेशों का वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। इसकी तालिका आपको चार्ट पर दिखाई जा रही है, आप उससे नोट कर लेंगे। मुख्यतः तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। फिर इसके अनेकों उपविभाग हैं। प्राकृतिक तंतु। प्राचीन काल से हम प्राकृतिक तंतु का ही प्रयोग करते आए हैं। जो तंतु हमें स्वतः प्रकृति से मिल जाती है उसे हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु की प्राप्ति के स्रोतों के आधार पर हम तीन विभागों में इसे बांट सकते हैं। पहला वनस्पति तंतु, दूसरा जंतु से प्राप्त तंतु और तीसरा खनिज स्रोतों से प्राप्त तंतु। वनस्पति तंतु। प्राकृतिक तंतु का मुख्य आधार वनस्पति जगत है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, जो तंतु हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं उन्हें हम वनस्पति जगत के तंतु कहते हैं। वनस्पति तंतु का संगठन कार्बनिक होता है। अगर इसका रचनात्मक विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है अधिकांश भाग इसमें सेल्यूलोज का ही होता है। वनस्पति तंतु पर विभिन्न अम्लों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये तंतु सांद्र अम्ल को सहन नहीं कर सकते तथा नष्ट हो जाते हैं। वनस्पति तंतु को भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला बीज वाले वनस्पति तंतु और दूसरा तने से प्राप्त तंतु। बीज वाले वनस्पति तंतु कपास और कापोक बीज वाले वनस्पति तंतु के अंतर्गत आते हैं। बीज वाले वनस्पति तंतु के पेड़ पौधे जिसमें बीज लगे रहते हैं वे पककर फट जाते हैं और उनके तंतु को प्राप्त कर लिया जाता है। इससे तंतु को बीजों से अलग करके एकत्र किया जाता है ताकि वस्त्र निर्माण के उपयोग में लाया जा सके। कपास के बीज को बिनौला कहते हैं। कपास का रेशा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। इसके बीज के चारों ओर तंतु चिपके रहते हैं जिसे निकाल लिया जाता है। ये तंतु से ही रुई का रूप धारण कर लेते हैं। इस रुई को भूनकर काटकर सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं। पूरे विश्व में सूती वस्त्र काफ़ी लोकप्रिय है और उपयोग में लाए जाते हैं। दूसरा कापोक। कपास के पौधे के तंतु के समान ही कापोक के तंतु भी बीज से प्राप्त होते हैं। कापोक का रेशा अत्यधिक महीन और चमकदार होने के कारण चिकनाहट से युक्त होने के कारण कपास के पौधे के तंतु के समान कापोक के तंतु भी बीज से प्राप्त होते हैं। कापूस का रेशा अत्यधिक महीन और चमकदार होने के कारण चिकनाहट से
युक्त होने के कारण कपास के समान इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसके रेशों का रंग पीला होता है। गीले होने पर यह शीघ्र सूख जाते हैं। अतः इस प्रकार के रेशों के वस्त्र तैयार न होकर जीवन सुरक्षा पेटी और चटाई का निर्माण किया जाता है। दूसरा, तने वाले वनस्पतीय तंतु। इस प्रकार के तंतु के तने से प्राप्त किया जाता है। इन पौधे के तनों को गलाकर फिर विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा इनसे लंबे अच्छे वस्त्र उपयोगी तंतु प्राप्त किए जाते हैं। वनस्पति जगत में इस प्रकार के मुख्य 3 पौधे पाए जाते हैं। पहला, जूट। जूट के पौधे नम और गर्म जलवायु में उगते हैं। जूट का पौधा 5 से 12 फुट लंबा होता है। इसका तना सीधा होता है। पौधे को पूरी तरह पक जाने पर इसके तने को काटकर पानी में डालकर गला दिया जाता है, जिसके कारण रेशे तने से अलग हो जाते हैं। जूट के तंतु लंबे, चिकने, चमकदार और हल्के पीले रंग के होते हैं। जूट के तंतु से गलीचा, दरी और बोरे बनाए जाते हैं। यह बांग्लादेश में इसका उत्पादन अत्यधिक होता है। दूसरा, लिनन या फ्लास्क। फ्लास्क की लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। इसका तना गोलाकार और सीधा होता है। फ्लास्क के पौधे को पूरी तरह पक जाने पर इसे जड़ सहित उखाड़ लेते हैं और पानी में डाल देते हैं। कई दिनों के पश्चात जब रेशे तने से अलग हो जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं द्वारा इन्हें अलग कर दिया जाता है और साफ किया जाता है। फिर इनसे कोमल, चिकने, उत्तम प्रकार के वस्त्र उपयोगी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ये कपास से उत्तम किस्म के होते हैं। तीसरा, हेम्प। हेम्प के तंतु भी तने से प्राप्त किए जाते हैं। यह भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा चेन्नई में इसकी खेती होती है। भारत के अतिरिक्त सोवियत संघ, यूगोस्लाविया, रोमानिया में भी उगाए जाते हैं। इसका प्रयोग रस्सी बनाने, गलीचा बनाने तथा जूते की तल्ली बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त नारियल के तंतु और केले के तने के से भी रेशे निकाले जाते हैं। दूसरा, प्राणीजन्य तंतु। प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत दूसरा प्रकार है प्राणीजन्य तंतु। इस प्रकार के तंतु हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इस वर्ग के तंतु में प्रोटीन की मात्रा अधिकांश भाग में मिलती है। ये तंतु 2 प्रकार के होते हैं, रेशम, दूसरा ऊन। रेशम रेशम उत्तम प्रकार का प्राणीजन्य प्राकृतिक तंतु है। यह काफ़ी लोकप्रिय है। इससे तैयार वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं। यह रेशम के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। इस कीड़े को कोकून में ही मार दिया जाता है और विभिन्न क्रियाओं द्वारा रेशम का तंतु प्राप्त किया जाता है। रेशम के तंतु सुंदर, चमकीले, मुलायम तथा मजबूत होते हैं। इनसे बने वस्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, ऊन। ऊन काफ़ी वस्त्र उपयोगी प्राकृतिक प्राणीजन्य तंतु है। कुछ तंतु विशेष रूप से ठंडे प्रदेश में रहते हैं, जिनके शरीर पर लंबे लंबे रोए होते हैं। इन्हीं बालों को काटकर ऊन के तंतु बनाए जाते हैं। भेड़, बकरी, याक, खरगोश, रेडियार इत्यादि जंतुओं के शरीर से रोए को काटकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ऐसे वस्त्र सुंदर, आकर्षक तथा मनुष्य को ठंड से बचाने के काम में आते हैं। तीसरा, खनिज स्रोतों से प्राप्त तंतु। कुछ तंतु ऐसे होते हैं जिन्हें खनिज से प्राप्त किया जाता है। इन धातुओं के महीन तार खींचे जाते हैं। इन तारों से वस्त्र बनाए जा सकते हैं। मुख्य रूप से ये सोने या चांदी के धागे ही रहते हैं।
पहले के राजा महाराजाओं के वस्त्र पर सोने चांदी के तारों से काम होते थे। ये खनिज तंतु काफ़ी महंगे होते हैं। एस्बेस्टस के तंतु विशेष प्रकार के चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। ये तंतु बहुत कोमल, लंबे, बारीक होते हैं। ये ताप के कुचालक होते हैं, अतः कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र इससे तैयार किए जाते हैं। प्राकृतिक तंतु के बाद दूसरे प्रकार की तंतु कृत्रिम तंतु होती है। आइए कृत्रिम तंतु के बारे में जानकारी लेते हैं। लंबे समय तक प्राकृतिक तंतु का उपयोग करने के बाद कृत्रिम तंतु का निर्माण किया गया। वैज्ञानिक विकास तथा आविष्कारों को परिणाम स्वरूप मनुष्य ने रासायनिक और यांत्रिक विधियों से कृत्रिम तंतु का निर्माण किया। ये कृत्रिम तंतु नाइट्रोजन और कुप्राणयोगी कृत्रिम तंतु लंबे समय तक प्राकृतिक तंतु का उपयोग करने के बाद कृत्रिम तंतु का निर्माण किया गया। वैज्ञानिक विकास तथा आविष्कारों के परिणाम स्वरूप मनुष्य के रासायनिक और यांत्रिक विधियों से कृत्रिम तंतु का निर्माण किया गया, जिसे रेयान कहते हैं। रेयान का निर्माण नाइट्रोजन और कुप्रानोनियम के प्रयोग से किया जाता है। रेयान से बने वस्त्र सुंदर तथा टिकाऊ होते हैं। नायलॉन, डेक्रोन, पोरलोन तथा एक्रिलिक आदि के वस्त्र विभिन्न रासायनिक विधियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस कृत्रिम तंतु में विशेष चमक होती है। इससे बने वस्त्र अधिक टिकाऊ, सुंदर, पक्के रंगों वाले तथा सिकुड़न रहित होते हैं। कृत्रिम तंतु में रासायनिक परिवर्तन लाके उनके गुणों में परिवर्तन ला सकते हैं। इसे और मजबूत और विविधता में बनाया जा सकता है। ये हुई तंतु की जानकारी। आइए अब हम जानते हैं कि इसके क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। पहला, वस्त्र उपयोगी रेशे का वर्गीकरण कीजिए। दूसरा, तंतु से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक तंतुओं की विस्तार से चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3, कृत्रिम तंतु क्या है? प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु में अंतर स्पष्ट करें। धन्यवाद।